बच्चों आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों का संयोजन। ठीक है। किसी पिंड पर एक साथ कार्य करने वाले अनेक बलों के परिणामी ज्ञात करने की प्रक्रिया को बलों का संयोजन कहते हैं। मतलब अगर किसी पिंड पर दो या दो से अधिक या अनेक बल कार्य कर रहे हों और आप उनका परिणामी ज्ञात करते हो, तो जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रक्रिया के थ्रू आप उनका परिणामी ज्ञात करते हो, उसे हम बलों का संयोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी इज नोन एज द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है। अब मन में सवाल आएगा कि रिजल्टेंट क्या होता है, परिणामी क्या होता है। ठीक है। तो परिणामी आप ऐसे समझ सकते हो, आपने माना कि कोई पिंड था, उसके किसी बिंदु पर एक फोर्स लग रही थी 200 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही थी 100 न्यूटन की, 60 डिग्री के एंगल पे लग रही थी। ठीक है। इसका कुछ प्रभाव होगा। अब ये दोनों फोर्सेस हटाकर आप इसी पिंड के इसी बिंदु पर एक 264 न्यूटन की फोर्स लगा देते हो। ठीक है। लगभग 19 डिग्री के एंगल पर। ठीक है। एक उदाहरण दे रहे हैं हम। ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि 200 न्यूटन और 100 न्यूटन इस पर जो प्रभाव डाल रहा था इस पिंड पर, ठीक है, वो अकेला 264 न्यूटन इस पर प्रभाव डालेगा। ठीक है। उतना ही इफेक्ट डालेगा। ठीक है। उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। जितना ये दोनों मिलकर कर रहे थे। ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि 200 न्यूटन और 100 न्यूटन का परिणामी बल है 264 न्यूटन। ठीक है। 264 न्यूटन जो है वो 200 न्यूटन और 100 न्यूटन का परिणामी बल है। ठीक है। ये तो दो फोर्सेस की बात है। अगर मान लो F1, F2, F3, ठीक है, फोर्सेस लग रहे हों या और ज़्यादा फोर्स लग रहे हों, इन सब को हटा के आप एक सिंगल फोर्स आर लगा देते हो। ठीक है। आर सिंगल फोर्स लगा देते हो जो उतना ही इफेक्ट डाले जितना ये मिलकर डाल रहे थे। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये आर जो है ये F1, F2, F3 फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि मान लो ये जैसे दो बल लग रहे थे 200 न्यूटन और 100 न्यूटन के। ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इन दोनों का नेट इफेक्ट, सम्मिलित प्रभाव एक सिंगल फोर्स से दिखाना चाह रहे हैं, और हम इसे सिंगल फोर्स से दिखाते हैं 264 न्यूटन से। मतलब कि 200 और 100 न्यूटन जो हैं इस पर मिलकर जितना प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं पिंड पर, ठीक है, उतना ये अकेला उत्पन्न कर देगा, एक सिंगल फोर्स अकेला उत्पन्न कर देगा। ठीक है। हम इन दोनों का नेट इफेक्ट, ठीक है, सम्मिलित प्रभाव एक सिंगल फोर्स से अगर दिखाते हैं तो हम बोल सकते हैं ये जो सिंगल फोर्स है ये इन दोनों फोर्स का, इन दोनों बलों का रिजल्टेंट फोर्स है या परिणामी बल है। ठीक है। ये तो दो फोर्स की बात हो रही है। ऐसे ही 3 फोर्स हों, 4 फोर्स हों या उससे ज़्यादा बल हों, ठीक है, उनका सम्मिलित प्रभाव अगर हम एक सिंगल फोर्स से दिखाते हैं, ठीक है, नेट इफेक्ट एक सिंगल फोर्स से दर्शाते हैं कि ये सिंगल फोर्स भी उतना ही प्रभाव बॉडी के अंदर उत्पन्न करेगा, पिंड के अंदर उतना ही प्रभाव उत्पन्न करेगा जितना ये सब मिलकर करेंगे। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये सिंगल फोर्स, ये एकल बल जो है ये इन सारे बलों का परिणामी बल है, रिजल्टेंट फोर्स है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हों और एक ऐसा बल ज्ञात किया जाए जो पिंड पर वही प्रभाव उत्पन्न करे जो पिंड पर लग रहे समस्त बल मिलकर उत्पन्न कर रहे हों, तो इस बल को समस्त बलों का परिणामी बल कहा जाता है। शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों के सम्मिलित प्रभाव को परिणामी बल कहते हैं। रिजल्टेंट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। कंबाइंड इफेक्ट मतलब कई सारे बल लग रहे हैं, उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो अकेला जो है उसे जो हम बोलेंगे वो रिजल्टेंट फोर्स बोल सकते हैं। जैसे कि सारे बल लग रहे हैं, उन्हें हटाकर एक सिंगल फोर्स लगा दी जो उतना ही प्रभाव डाले जितना वो मिलकर डाल रहे थे, सारे बल उतना ही प्रभाव उत्पन्न करे। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं उसे परिणामी बल, उस फोर्स को परिणामी बल, उस बल को परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अब परिणामी को ज्ञात करने की विधि है। ठीक है। दो मेथड होते हैं, एक होता है एनालिटिकल और एक होता है ग्राफिकल। ठीक है। एनालिटिकल के अंदर आता है क्या कि अगर मान लो कोई पिंड था, अगर मान लो कोई पिंड था, उस पर दो समतलीय संगामी बल लग रहा हो। समतलीय मतलब एक ही प्लेन में, एक ही समतल में, ठीक है, और एक ही बिंदु पर, ठीक है, बल लग रहे हों। ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ दो बल लग रहे हैं, अगर आप जो पिंड है उस पर सिर्फ दो बल लग रहे हैं वो भी समतलीय संगामी, तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाकर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इस्तेमाल करके, यूज़ करके आप परिणामी ज्ञात कर सकते हो। मान लो पी और क्यू लग रहे थे तो आर आर ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। उनका रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। लेकिन
अगर दो से अधिक लग रहे हो, मान लो F1, F2, F3 या F4, 4 फोर्स लग रहे हैं मान लो यहाँ पर, या इससे भी ज़्यादा लग रहे हो, ठीक है, तो आप मेथड ऑफ रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, मेथड ऑफ रेजोल्यूशन का यूज़ करके आप ज्ञात कर सकते हो क्या, रिजल्टेंट परिणामी बल समस्त बलों का। ठीक है, तो जब किसी पिंड के किसी बिंदु पर दो समतलीय संगामी बल लग रहे हो या कार्य कर रहे हो तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का यूज़ करते हो। ठीक है, जब किसी पिंड के किसी बिंदु पर दो से अधिक समतलीय संगामी बल कार्य कर रहे हो तो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ऐसे ही ग्राफिकल विधि, ठीक है, एनालिटिकल में तो आप फॉर्मूले वगैरह यूज़ करके सब करते हो। ठीक है, ड्राइव करके डेरिवेशन करते हो, उससे एक फार्मूला निकाल लेते हो, उस फार्मूले को आप न्यूमेरिकल्स में लगा सकते हो, न्यूमेरिकल में निकाल सकते हो। लेकिन ग्राफिकल विधि क्या है, इसमें आप पेंसिल का, स्केल का, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके निकालते हो रिजल्टेंट परिणामी बलों का। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों के त्रिभुज का नियम, बलों के बहुभुज का नियम। ठीक है, इसमें भी कंडीशन है, अगर किसी पिंड के किसी बिंदु पर सिर्फ दो समतलीय संगामी बल कार्य कर रहे हैं तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की ग्राफिकल विधि से आप निकाल सकते हो, ग्राफिकल विधि द्वारा आप निकाल सकते हो दोनों को इस्तेमाल करके। ठीक है, और अगर दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस का यूज़ करते हो। ये सारे यूज़ करना, कैसे हम निकालते हैं परिणामी बल, हम सारे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम की, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, इससे पहले ऐसे समझते हैं कि एक मानो कि एक किसी बॉडी के, किसी पिंड के किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक 200 न्यूटन, एक 100 न्यूटन। ठीक है, और इनके बीच का कोण है 60 डिग्री। ठीक है, ये बल जो हैं, ये दोनों बल जो हैं एक साथ कार्य कर रहे हैं और ये एक ही प्लेन में है, मतलब एक ही समतल में है और एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, तो ये समतलीय संगामी बल हैं दोनों। ठीक है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। अगर तुम इन्हें फोर्सेस को, इन बलों को एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं द्वारा निरूपित करते हैं मगर, ठीक है, मान लो एक समांतर चतुर्भुज, एक स्केल ले लेते हैं, स्केल मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 न्यूटन, एक स्केल लेते हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 100 न्यूटन। मतलब अगर हम इसे एक पैरेललोग्राम की साइडों के द्वारा, ठीक है, रिप्रेजेंट करें, मतलब एक ये साइड बनाई, ये हमने मान लो बनाई 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, ठीक, एक 60 डिग्री के कोण पे हमने इसी बिंदु से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई। ठीक है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर की बनाई, एक 5 सेंटीमीटर की बनाई। ठीक है, इसके समांतर एक यहाँ भुजा बना ली और एक साइड यहाँ बना ली, तो देख सकते हो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, दो समतलीय समतलीय संगामी बलों को आपने एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं द्वारा, एक कोणीय बिंदु से दो आसन एडजेसेंट साइड्स के द्वारा आपने निरूपित कर लिया, इसे जो है आपने रिप्रेजेंट कर लिया। एक साइड से एक फोर्स को, ये मान ली 200 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, और ये 100 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, इसे आपने एक पैरेललोग्राम से शो कर लिया उसकी साइडों के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण कौन सा होगा, ये डायगोनल होता है विकर्ण। ठीक, जो विकर्ण होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। इन दोनों फर्ज का अगर आर रिजल्टेंट है, माना आर रिजल्टेंट है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट मान लिया कि आर है, इन दोनों का जो परिणामी आर है वो इस डायगोनल के द्वारा निरूपित होगा। ठीक है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, इस डायगोनल के द्वारा। यही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि अगर आपने यहाँ एक साइड बनाई, ठीक है, एक साइड ये बनाई, दोनों एडजेसेंट साइड से आपने इन दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, इनसे आप रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का परिणामी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। इस
नियम के अनुसार यदि किसी पिंड के किसी बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे दो समतलीय संगामी बलों को एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से दो आसन भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी उसी कोणीय बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण द्वारा परिमाण तथा दिशा में निरूपित होगा। ठीक है, वही बात है कि अगर दो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, दो समतलीय संगामी बल लग रहे थे एक बिंदु पर किसी बॉडी के, ठीक है, तो उसे आप अगर किसी पैरेललोग्राम से समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से द्वारा एक कोणीय बिंदु से, एंगुलर पॉइंट है, इससे दो आसन भुजाएं एडजेसेंट साइड्स द्वारा आपने इसे रिप्रेजेंट करा, निरूपित किया। ठीक है, तो अब ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, आपने दो साइड बना ली, इसके समांतर एक इधर बना ली, एक इसके समांतर इधर बना ली, ये पूरा आपका समांतर चतुर्भुज बन गया। तो इसका जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण जो है इन दोनों बलों का परिणामी का परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा, ये इसका दिशा बताएगा, और ये जो अगर आप ग्राफिकली कर रहे हो इसे, ठीक है, तो ये जो लंबाई है जितने भी सेंटीमीटर आएगी ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगी, परिमाण। ठीक है, तो ये नियम कहता है। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसे एनालिटिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, एनालिटिकल करने के लिए हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन को करने के लिए कैसे करेंगे वो हम, जैसे आपने यहाँ 200 न्यूटन 100 न्यूटन बनाई है, ऐसे ही आप मान लो कि एक फोर्स लग रही थी P, ठीक है, और एक फोर्स लग रही थी Q। ठीक है, कार्य कर रही थी दो फोर्सेस P और Q थीटा एंगल पे। इसे आपने निरूपित कर लिया एक कोणीय बिंदु से समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा। ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, इतने ही आपने एक समांतर लाइन यहाँ बना दी, एक पैरेलल लाइन यहाँ बना दी, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ये Q है तो ये भी Q होगा और ये भी P होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये जो इसका विकर्ण है, डायगोनल है, ये इसके हमने मान लिया परिणामी को, ये परिणामी है R। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करा, परिणामी हमने R मान लिया। ठीक है, इन दोनों के बीच का हमने एंगल माना था कि थीटा एंगल पे लग रहे हैं, और R माना कि R P से अल्फा एंगल बना रहा है और Q से बना रहा है बीटा एंगल। ठीक है, ये पॉइंट मान लिए O A एंगुलर पॉइंट, ये C O A B C O A B C। ठीक है, अब यहाँ से एक लंब बनाया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर बनाया है। ठीक है, देख सकते हो आप, ये 90 डिग्री का एक लंब बना दिया। ठीक है, अब अगर आप देखो इन ट्राइंगल ODB, ठीक है, कौन सा है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, या कह सकते हो समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ODB के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कैसे, OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, तो OB स्क्वायर बराबर आया, OD को आप लिख सकते हो OA प्लस AD का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो गया BD स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA AD। ठीक है, प्लस BD स्क्वायर। ठीक, इतना बन गई। ठीक, 2A 2AD BD स्क्वायर। ठीक, अब अगर आप देखो इन ट्राइंगल ADB, समकोण ADB में देखो आप, समकोण त्रिभुज ADB में। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा क्यों होगा, ये संगत कोण है। ठीक है, ये लाइन OC और AB
ये दोनों पैरेलल है, समांतर, ठीक है। तो ये संगत कोण बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों थीटा होंगे, तो ये एंगल थीटा है। तो ट्राइंगल ए डी बी में अगर देखो तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी। कॉस थीटा बराबर ए डी अपॉन ए बी, आधार बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ए डी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही साइन थीटा बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन, ये बी डी है, बी डी अपॉन ए बी, ठीक है। तो बी डी हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। चूँकि ओ सी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए बी भी क्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दोनों समांतर लाइन है, ठीक है। तो ए बी बराबर भी क्यू होगा, तो यहाँ ए बी कॉस थीटा था तो ए डी बराबर हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ बी डी बराबर हो जाएगा क्यू साइन थीटा, ठीक, ठीक है। उसके बाद आप ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दो तो ओ बी स्क्वायर बन जाएगा, ओ ए स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए कर रहा है, ओ ए कर रहा है पी को, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए डी किसे कर रहा है, अगर आप देखो ए डी बराबर है क्यू कॉस थीटा, तो क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर टू ओ ए है पी इंटू क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ओ ए है पी और ए डी है क्यू कॉस थीटा और बी डी है क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक। यहाँ पे भी आप ओ बी की जगह लिख लो आर स्क्वायर, क्योंकि ओ बी जो है आर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओ बी जो है आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर बराबर क्यू वाले कंपोनेंट, क्यू वाले जो हैं वो आप साथ में ले लो, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक। इसी तरीके से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक। तो फिर ये बनेगी फाइनली आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो आर बराबर बनी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आर आ गया हमारा। अगर किसी भी बॉडी की, किसी पिंड की किसी बिंदु पर समतलीय संगामी बल, दो समतलीय संगामी बल लग रहे हों, तो इस फॉर्मूले से हम उसका रिजल्टेंट ज्ञात कर सकते हैं, उसके परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, उस परिणामी के परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसकी दिशा निकालना चाहें, भाई आर है वो अल्फा एंगल बना रहा है पी से और बीटा एंगल बना रहा है क्यू से, अगर हम दिशा ज्ञात करना चाहें तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप देखो समकोण ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, इसमें देखो आप ओ डी बी में, ओ डी बी में, ठीक है, ओ डी बी में टेन अल्फा बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन ओ डी, बी डी अपॉन ओ डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बी डी अपॉन, अब ओ डी को आप लिख सकते हो ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, ठीक है, बराबर बी डी, बी डी की वैल्यू क्या थी हम निकाले थे अभी, क्यू साइन थीटा, बी डी की वैल्यू अभी निकाले थे यहाँ पर क्यू साइन थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा क्यू साइन थीटा, ठीक है। ओ ए की वैल्यू है पी और ए डी है क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन अल्फा बराबर ये आ गया है, ठीक है। तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से हम जो हमारा परिणामी है, रिजल्टेंट है, उसका दिशा भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। हमने अल्फ़ा एंगल ज्ञात कर लिया, अल्फ़ा लेकिन एंगल है पी से। अगर बाई चांस हमसे पूछ लेता है कि भाई बीटा निकालो, इसकी क्यू से दिशा निकालो, क्यू वाले
फोर्स से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, ज्ञात करना चाहना निकाल लेना, लेकिन डायरेक्टली निकाल सकते हो। बीटा बराबर tan इनवर्स, इसी तरीके से बीटा बराबर tan इनवर्स हो जाएगा p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से बीटा भी आ जाएगा। ठीक ठीक, तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल लिए। ठीक है, ये है एनालिटिकली। ठीक, ये है एनालिटिकली। एक इसमें हमने क्या किया, इसमें बताया गया था कि अगर दो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस एक साथ किसी बॉडी के एक बिंदु पर लग रही हों, ठीक है, कार्य कर रही हों, तो उसे आप शो कर सकते हो किसके द्वारा, एडजेसेंट साइड्स के द्वारा। किसके, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा। ठीक है, ये दो फोर्सेस लग रही थी एक बिंदु पर, समतलीय संगामी बल। ठीक है, इसे आपने एक पैरेललोग्राम के आसन भुजाओं द्वारा, एडजेसेंट साइड द्वारा शो मतलब रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लिया, तो इनका जो उस पॉइंट से जो गुजरेगा आपका विकर्ण जो गुजरेगा वो इसके रिजल्टेंट को दर्शाएगा, इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये कहता है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसमें कुछ केसेस रहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। केस क्या है, अलग अलग दशाएं हैं। जैसे मान लो अभी तो बात हो रही थी कि एक बिंदु पे दो समतलीय संगामी बल लग रहे हैं। ठीक है, पी और क्यू आपने माना था, थीटा एंगल पे माना था। ठीक, तो इसका आपने निकाल लिया कि एक आर जो उसका रिजल्टेंट होगा आर, वो उसके विकर्ण से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो एक केस आए कि बिंदु पे जो पॉइंट पर बॉडी के फोर्स लग रही हैं पी और क्यू, वो सेम दिशा में लग रही हैं। ठीक है, एक ही दिशा में लग रही हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो जब सेम दिशा में है, ठीक है, ऐसे पी था और क्यू इधर था। ठीक है, अब दोनों एक ही दिशा में हैं। ठीक, तो मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। आप थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर दोगे पूरे फॉर्मूले में और आपका निकल आएंगे। ठीक है, ये आर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, दशा क्या है, जब पी और क्यू एक ही दिशा में कार्यरत हों। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 पुट कर दोगे। जब थीटा बराबर 0 पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो आर बराबर पी प्लस क्यू। ठीक है, इसे आर का अधिकतम मान भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी बॉडी पर दो ही बल लग रहे हैं। ठीक है, बॉडी के पॉइंट पे दो बल लग रहे हैं, कोप्लेनर कॉन्करेंट संगामी बल, समतलीय संगामी बल। तो अगर उनका अधिकतम मान ज्ञात करना हो परिणामी का, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो आर बराबर पी प्लस क्यू। मान लो 20 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल लग रहे थे। ठीक है, और आपसे बोलते हैं इनका अधिकतम, परिणामी का अधिकतम मान बता दो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो आर बराबर 20 + 10 30 न्यूटन। ठीक है, अब दिशा ज्ञात करनी है, तो अल्फा दिशा किसकी, परिणामी की दिशा। ठीक है, तो अल्फा का फॉर्मूला आपने निकाला था, अल्फा बराबर इतना होता है tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री जब पुट करोगे साइन 0 होता है 0, तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा 0 डिग्री, तो अल्फा बराबर भी 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बीटा बराबर भी 0 डिग्री आ जाएगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब दोनों बल एक ही इधर लग रहे हैं, ठीक है, तो इनका परिणामी भी तो इसी दिशा में लगेगा आर। ठीक है, इनका परिणामी भी इसी दिशा में लगेगा। ठीक है, तो ये कोई एंगल नहीं बनाएगा, ना पी से ना क्यू से 0 डिग्री, इसलिए 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, मान लो एक फोर्स पी इधर लग रहा है और एक फोर्स क्यू इधर लग रहा है, दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं। ठीक है, ठीक, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पी इधर था क्यू इधर था, थीटा एंगल बना रहा था। अब थीटा जो है पूरा थीटा कितना हो गया, थीटा बराबर 180 डिग्री। आप थीटा बराबर 180 डिग्री पुट कर दो। ठीक है, थीटा बराबर 180 डिग्री पुट करोगे, इसी फॉर्मूले में आर बराबर पी माइनस क्यू निकल आएगा। इसे न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू भी कहते हैं आर की। ठीक है, जैसे मान लो 20 और 30 न्यूटन की फोर्स लग रही हो। ठीक है, और आपसे बोले मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट निकाल दो या न्यूनतम मान ज्ञात करो परिणामी का, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो न्यूनतम आर न्यूनतम बराबर पी माइनस क्यू 30 माइनस 20। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही दिशा ज्ञात कर लोगे किसकी, परिणामी की दिशा, तो tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये भी 0 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें परिणामी कहाँ लगेगा, इसमें परिणामी
जो है जो जो वैल्यू बड़ी होगी, मान लो अगर P बड़ा है तो परिणामी ऐसे लगेगा R, ठीक है। अगर Q बड़ा है तो परिणामी ऐसे लगेगा R, ठीक है। इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर ये 30 न्यूटन की हो और ये 20 न्यूटन की हो, ठीक है, एक बिंदु पे लग रही हैं, ठीक, बॉडी के एक पॉइंट पे लग रही हैं, तो इनका परिणामी जो है 10 न्यूटन का ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। और अगर अपोजिट कर दें कि बिंदु पर 30 इधर लग रही है, ठीक है, और 20 इधर लग रही है, ठीक है, तो परिणामी जो है 10 इधर लग रहा होगा, ठीक है। जो बड़ा वाला बल होता है उसकी दिशा में लगता है, ठीक है। और वैल्यू कैसे निकलती है परिणामी की, 30 माइनस 20, आर बराबर, दोनों का भी निकाला था ना, आर बराबर पी माइनस क्यू, जो बड़ी में से छोटी घटाते हैं, अगर क्यू बड़ी होगी तो क्यू माइनस पी बड़ी है तो पी माइनस क्यू, ठीक है। 30 माइनस 20 तो आर बराबर 10, इसलिए ये 10 आ रहा है परिणामी, इधर 10 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब बात करते हैं केस थर्ड, ठीक है। इसकी दिशा भी यही, दिशा तो निकलवाई दी थी कि 0 डिग्री आएगी, अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स के, तो अल्फ़ा भी 0 डिग्री आएगा और बीटा भी आपका 0 डिग्री आएगा। आप देख भी सकते हो अभी जो निकाला था, आर जो लग रहा है ना 10 न्यूटन का इस तरफ लग रहा है, तो ये 0, इसका एंगल ये 0 ही बना रहा है, ठीक है। अगर पी की तरफ लग रहा है तो पी से 0 डिग्री बना रहा है, क्यू की तरफ लग रहा है तो क्यू से, मतलब कोई एंगल नहीं बना रहा है, ठीक। तो इसलिए आर की दिशा 0 डिग्री आई है, ठीक। उसके बाद केस थर्ड क्या है कि अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों बल जो हैं वो एक दूसरे के समकोण पर कार्य कर रहे हों। सिंपल, एक बॉडी के किसी पॉइंट पर एक फोर्स लग रही है, दूसरी फोर्स लग रही है, दोनों समतली संगामी हैं, लेकिन दोनों परस्पर, मतलब ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, समकोण पर है, 90 डिग्री पे है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें थीटा बराबर आपको 90 डिग्री पुट कर देना है। थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करोगे आपको, ठीक है, आर बराबर √p² + q² मिल जाएगा, और अल्फा बराबर tan इनवर्स q/p और बीटा बराबर tan इनवर्स p/q, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से हम अल्फ़ा और बीटा भी निकाल लेंगे। उसके बाद एक केस और है, एक दिशा और है कि जब बल P तथा Q का परिमाण समान हो, मतलब P बराबर Q हो। जैसे कि जो एक पॉइंट पर P लग रहा था और Q लग रहा था, समतलीय संगामी बल, ठीक है, थीटा एंगल पे, ठीक। तो अगर इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका परिमाण जो हो, जो आपस में बराबर हो, P बराबर Q हो, तो क्या होगा, सिंपल है, उसी फॉर्मूले में आप P बराबर Q पुट कर देना, ठीक है। सारी वैल्यूज रखोगे, ठीक है, सब जगह P कर दिया Q की जगह, तो ये बन गया R बराबर P√2 + 2 cos थीटा, ठीक है। इतना भी आप छोड़ सकते हो, अगर आगे करना हो तो cos थीटा की जगह आप रख दो 2 cos² θ/2 - 1, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, जब आप निकालोगे फाइनली R बराबर 2p cos θ/2 निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही tan अल्फा बराबर Q sin θ/p + Q cos थीटा होता है, ठीक है। Q की जगह P पुट कर दो हर जगह, ठीक है, सब जगह P पुट करा तो फार्मूला बन गया sin θ/1 + cos थीटा। sin थीटा की जगह रख दो 2 sin θ/2 cos θ/2 बाय मैथमेटिक्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं सब, ठीक है। ऐसे ही 1 + 2 cos² θ/2 - 1, ठीक है। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये tan अल्फा बराबर tan θ/2, तो अल्फा बराबर θ/2, ठीक। तो अल्फा बराबर θ/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने फोर्स मानी थी P और Q, जो थीटा एंगल पे कार्य कर रहे थे, इनका परिणामी हमने माना था R, ठीक है, जो अल्फ़ा और बीटा एंगल माना था किससे, P और Q से, ठीक है। R बना रहा था अल्फ़ा P से और बीटा Q से, ठीक है। तो एक एंगल अगर, तो थीटा बराबर आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर थीटा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का जोड़ है, ठीक है। तो अब अगर हमें बीटा निकालना है तो थीटा माइनस अल्फ़ा कर सकते हैं ना, तो बीटा बराबर थीटा माइनस θ/2, तो बीटा बराबर θ/2, ठीक है। अल्फ़ा बराबर θ/2 है तो बीटा बराबर भी θ/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, परिणामी दोनों बलों से एक समान कोण बनाएगा, ठीक है। जो भी परिणामी होगा, जैसे P कार्य कर रहा है और यहाँ पे Q कार्य कर रहा है, Q कह लो या Q बराबर P कह लो, ठीक है। तो इनका जो R होगा वो दोनों से θ/2 और θ/2 एंगल ना रहा होगा, ठीक है, R इनका परिणाम है, ठीक है। इस तरीके से चारों दशाएं भी हो गई, ठीक है। अब इस पर हम, ठीक है ना, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक।
तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसे एनालिटिकली सॉल्व कर लेंगे और ग्राफिकली भी, ठीक है। तो इसमें क्या है, 200 न्यूटन और 100 न्यूटन के दो बल किसी कण पर आपस में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं, इनका परिणामी तथा दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो बल कार्य कर रहे हैं 60 डिग्री के कोण पे, ठीक है। तो हमें पता है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक। तो ठीक है, तो अब आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अंडर रूट 200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 100 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इसे आप कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, कैलकुलेटर आपके अलाउ है एग्जाम में, 82 ms का कैलकुलेटर ले लेना। तो ये आर बराबर आएगा अंडर रूट 70,000 लगभग, ठीक है। तो आर बराबर इसका रूट करोगे तो ये आएगा 264.58 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, आप देख लेना, ठीक है। ऐसे ही इसकी दिशा निकालोगे अल्फ़ा, उसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स 100 साइन, p को हमने 200 माना है, q को 100 माना है, ठीक है। तो 100 थीटा है 60 डिग्री, 100 साइन 60 डिग्री, 200 प्लस 100 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स, ये आ जाएगी वैल्यू 86.6 के करीब, और ये आएगी 250, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर ये वैल्यू आएगी निकल के, अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स लगभग 0.3464, ठीक है। कैलसी में कर लेना, ठीक है, कैलकुलेटर में। तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 19.1 डिग्री, ठीक है। तो हमें दिशा भी पता चल गई परिणाम की, और परिमाण भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल ली हमने, ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब अगर इसे हमें ग्राफिकली करना होता, ठीक है, तो कैसे करते हैं। ग्राफिकली करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक स्केल मान लेते, ठीक है, एक स्केल मान लेते, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते 20 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 200 न्यूटन बराबर हो जाता 10 सेंटीमीटर, और 100 न्यूटन बराबर हो जाता 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ हम एक लाइन खींचते 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, स्केल से, ठीक ठीक। ये लाइन बनाई 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर एक साइड और बनाई इसकी पैरेललोग्राम की 60 डिग्री के एंगल पे, यहाँ 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, 60 डिग्री के, ठीक है। और इसके यहाँ पैरेलल लाइन एक बनाते हैं, इस लाइन के यहाँ पे एक पैरेलल लाइन इस बिंदु पे बनाते हैं, ठीक है। मान लो वो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल लाइन चाहे आप सेट स्क्वायर से बना लेते, या फिर यहाँ पे क्या करते, जितना एंगल ये था ना बाहर से, उतने एंगल पे एक लाइन ये बना लेते 60 डिग्री पे, इतनी बड़ी 5 सेंटीमीटर की, और इन दोनों को आप ज्वाइन कर देते, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते, ठीक। तो ये पैरेललोग्राम बन जाता OABC, ठीक है। फिर ये जो विकर्ण होता है इसे आप जब मिलाते हैं OB, ठीक, इसकी लेंथ आप मेज़र कर लेते, ये जो लेंथ आती, ठीक है, ये आर की वैल्यू होती, मतलब जितनी भी सेंटीमीटर आती है उसे आप स्केल के वाइज कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो चेंज कर लेते, तो आर को आप आर का मान बदल जाता, और इस एंगल को मेज़र कर लेते, तो ये आपको आर की मतलब एंगल बता देता, ठीक है, इसकी दिशा बता देता, ठीक है। अगर स्केल से करना चाहो तो स्केल से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे इस तरीके से करेंगे, पेंसिल से करना आप, ठीक है, क्योंकि वीडियो अब मैं इसे स्केल से बनाता हूँ, और पेन से आप अगर एग्ज़ाम में बनाना है या कहीं भी बनाना है तो पेंसिल से बनाना। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ कि वीडियो में पेंसिल से क्लियर नहीं आएगा उतना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, एक साइड बनानी है पैरेललोग्राम की 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको 60 डिग्री का एंगल पे एक दूसरी साइड बनानी है, या ये कितना बनाना है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया O,
ये हो गया ए, ठीक है। अब इस साइड के आपको यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनानी, इस लाइन के यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनानी, या तो ऑफसेट स्क्वायर से बना देना, वरना जितना एंगल ये है 60 डिग्री, ठीक है, उतना ही आप बाहर के साइड से 60 डिग्री बना लेना या अंदर से 120 बना देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, प्रोटेक्टर लिया, ठीक है, एक 60 ये मार्क कर लिया, अंदर से 120, यहाँ से 120 और बाहर से 60, ठीक है। इसे भी आप 5 सेंटीमीटर बना लो। और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ओ बी पॉइंट्स को आपस में जोड़ दो, ठीक है, इन्हें कनेक्ट कर दो आपस में, ठीक है। ये आपका इसका रिजल्टेंट आर वो रिप्रेजेंट करेगा इसकी, आप लेंथ को मेज़र कर लो, आर की कितनी है, ये आ रही है 13.2 के आसपास आ रही है, ये आ रही है 13.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने स्केल माना था 20 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 13.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 13.2 इंटू 20 बराबर 264 न्यूटन, ठीक है। तो आर बराबर आ गया 264 न्यूटन, लगभग उसके बराबर जैसे आपने एनालिटिकल में निकाला था, ठीक है। और ये एंगल भी मेज़र कर लो आप, ठीक है, ये एंगल आप मेज़र कर लो, ये एंगल आप मेज़र करोगे, ये आ रहा है 19, ये लगभग 19.1 डिग्री के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। ये मेज़र कर लोगे आप ये एंगल, तो ये 19.1 डिग्री के आसपास आ रहा है, तो बराबर 19.1 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राफिकली भी रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके और न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड बाय।